कल हमने आपसे बोला था, कल हम क्षेत्रमिति के बारे में आपको बताएंगे। क्षेत्रमिति के बारे में चलो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्षेत्रमिति क्या होती है। क्षेत्रमिति में दो चीज़ें आती हैं, एक तो 2D फिगर आता है, एक 3D फिगर आता है। कल इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। 2D और 3D फिगर आता है। क्षेत्रमिति को 5 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रमिति को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्षेत्रमिति में आकृतियाँ बनती हैं। एक आकृति बनती है 2D की, जैसे ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया। ये आकृतियाँ बनती हैं 2D फिगर की। डी का मतलब होता है डायरेक्शन। 2D फिगर की आकृतियाँ बनती हैं। और इसमें एक आकृतियाँ बनती हैं जो होती हैं वो होती हैं 3D की। इसमें बनते हैं आपके घन, घनाभ, घन घनाभ, गोला, घन घनाभ गोला। ठीक है, ये ठोस आकृति है इसलिए इसको कर रहे हैं इसको। तो घन घनाभ गोला, शंकु, बेलन। तो ये 2D आकृतियाँ होती हैं जिसमें आपको देखने में पता चल जाएगा दो साइड की, इसकी आपको दो साइड के फेस देखने को मिलेंगे। 3D आकृति में होते हैं आपको 3 साइड के फेस देखने को मिलते हैं, वो 3D आकृति कहलाती है। तो आपको अब क्या करना है, अब हम आपको क्षेत्रमिति के बारे में बताते हैं। क्षेत्रमिति को 5 भागों में बांटा गया है। मेंसुरेशन को 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला आता है त्रिभुज, दूसरा आता है चतुर्भुज, तीसरा आता है वृत्त, चौथा आता है घन और घनाभ, पांचवा आता है बेलन और शंकु। पूरी क्षेत्रमिति है आपकी वो इन्हीं चीज़ों पर है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन और घनाभ, बेलन और शंकु। इसमें से ये 3 हैं, ये आती हैं आपकी 2D में, ये 2 आती हैं आपकी 3D में। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ठीक है, ये आती हैं 2D आकृति में। घन और घनाभ ये आती हैं आपकी 3D आकृति में। टाइप बताया आपको क्षेत्रमिति में, हमने आपको बताया था क्षेत्रमिति जो है वो कितने भागों में बांटी गई। उसमें हम आपको पहला टाइप बताएंगे त्रिभुज का। तो त्रिभुज के बारे में आप समझो। त्रिभुज को भी कई भागों में बांटा गया। इसके 2 भाग आपको हम बताएंगे। एक तो जो होगा कोण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, दूसरा होगा भुजा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कोण के अनुसार इसके भाग होते हैं। जो कोण होता है उसके अनुसार जो भाग होते हैं वो देखो, एक होता है समकोण, दूसरा होता है विषम कोण। भुजा के अनुसार देखो, इसको जो भुजा के अनुसार बांटा गया वो देखो, ये 3 टाइप में बांटता है। सबसे पहला होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। तो ये तो त्रिभुज के टाइप हो गए। कोण में होते हैं समकोण और विषम कोण। भुजा में होते हैं तो वो बनते हैं समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समकोण त्रिभुज होता है, विषम कोण त्रिभुज होता है। समकोण में जिसमें कोणों के जो मान होते हैं वो समान होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। विषम कोण जिसमें क्या होता है, कोण के जो मान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कोण कहलाते हैं विषम कोण। ऐसे ही भुजा में जिसकी भुजाएं सारी समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी भुजाएं 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु कहलाता है। और जिसकी भुजाएं सारी अलग अलग होती हैं वो कैसे कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं परस्पर कैसी होती हैं, समान होती हैं। जिनकी भुजाएं परस्पर कैसी होती हैं, समान होती हैं, वो कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी AB = BC = CA के।
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए के। और प्रत्येक जो कोण का मान होता है वो 60 डिग्री होता है। जो जो भी कोण होगा, कोण ए, कोण बी 60, कोण सी ये भी 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जब इसकी भुजाएं समान होंगी तो इसके प्रत्येक कोण भी समान होते हैं, यानी कोण ए 60 होगा, कोण बी भी 60 होगा, कोण सी भी 60 होगा। ऐसी कंडीशन में पता चलता है कि कोण ए का मान यदि 60 है और पूछते समबाहु त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कोण ए बराबर आपको 60 दिया गया है, तो पूछते कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, कोण सी कितना हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। कंडीशन वहाँ पे लिखी होनी चाहिए, वो आपको कहेगा कि वो आपको बोलेगा कि दिया हुआ त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में कोण ए 60 डिग्री है, तो कोण बी कितना होगा, तो कोण बी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। अब बनता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसी का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अब आप समझो परिमाप क्या होता है। जैसे ये हो गए ना, तो इसकी 3 भुजाएं होंगी, 1, ये 2 और ये 3, तो इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा। ठीक है, 3 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3 इंटू भुजा। तो इस ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, ये तो समबाहु त्रिभुज का था। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है दूसरा बनता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दूसरा बनता है। ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज इसमें तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं क्या, इसमें कोई 2 भुजाएं समान होती, और 2 भुजाएं जो समान होंगी उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी समान होते हैं। जो 2 भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। भुजाएं समान होने के साथ साथ इनके आमने सामने की भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। आमने सामने की भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु कोण कहलाते हैं। अब देखो आमने सामने की भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान, तो यहाँ पे कोण बी बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण सी के। इस कंडीशन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनता है वो आप देखो 1/2 AB इंटू BC। ठीक है, क्योंकि जो सामने वाली भुजाएं होती हैं उन्हीं का मान ले लेते हैं, AB इंटू BC। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा BC इंटू AD, तो 1/2 BC इंटू AD, भुजा इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू ऊंचाई, 1/2 भुजा इंटू ऊंचाई। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप देखो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA, ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है। हमने अब वो समद्विबाहु का क्षेत्रफल होता है 1/2 BC इंटू AD, भुजा इंटू ऊंचाई, और इसका परिमाप जो होता है वो होता है AB प्लस BC प्लस CA। थर्ड आता है विषमबाहु। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो तीनों भुजाएं अलग होने के कारण तीनों कोण भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये बनता है विषमबाहु त्रिभुज, ये बनता है विषमबाहु त्रिभुज, A, B और C। ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती हैं तो तीनों त्रिभुज के मान भी अलग अलग होंगे, और तीनों त्रिभुज के जो कोण होंगे वो भी अलग अलग आते हैं। ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। साफ साफ समझ में आता है, विषमबाहु मतलब भुजाएं। ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं, यानी A ≠ B ≠
सी, यानी ए का मान बी के बराबर नहीं हो सकता है और बी का मान सी के बराबर, या ऐसे बोल सकते हैं जो भुजा होगी वो ए बी बराबर नहीं होगी बी सी के और बी सी बराबर नहीं होगा सी ए के। तो ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप बनता है, क्योंकि भुजाएं सारी असमान होती हैं तो अर्ध परिमाप बनता है। तो अर्ध परिमाप बनाने के लिए क्या करते हैं, इन सारी भुजाओं का योग कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये बनता है विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, किसका, विषम बाहु त्रिभुज का। ये बनता है अर्ध परिमाप किसका, विषम बाहु त्रिभुज का। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे क्वेश्चन बनेगा, एक त्रिभुज दिया गया, जैसे एक त्रिभुज है उसकी आधार आपको दिया गया है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा ए बी सी और ये ए डी। अब क्वेश्चन बनेगा एक त्रिभुज जिसका आधार, एक त्रिभुज जिसका आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज जिसका आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर है। दूसरी कंडीशन देगा उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, ऊंचाई जो है वो है मतलब 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखने में समझ आ रहा होगा, हमने आपको ऐसा बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है और 6 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है, इसका बेस दे रखा है, मतलब आधार। तो आपको हमने जब बताया था ऐसे त्रिभुज या तो विषम बाहु त्रिभुज होंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है और ये मालूम है, ठीक है, और या तो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी होती है, तो 1/2 5, यानी ऊंचाई वो आधार कितना होता है 6 इंटू ऊंचाई कितनी होती है 5। इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ऐसे ही लिखा तो 6 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 30 और 1/2 ये वाला, तो इसको इससे 30 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उसको आप समझो। एक हमने आपको सवाल बोला है कि मान लो एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है, आप पूछ रहे हैं उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 173.2 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, तो किसके बराबर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने मान लिया पूरी भुजा क्या है, एक है इसकी ए, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा सेम ही तो है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 773.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पता चलता है, अब इसको क्या करते हैं, 4 को इधर लेके जाते हैं, √3 खाली √3 इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 773.2 में गुणे 4। इतना किसका फार्मूला कितना बनता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर ये इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल इसका दे रखा है। तो अब इसका मान कितना होता है √3 का, तो √3 का मान आपको पता होना चाहिए। तो √3 का मान होता है, यही होता है, कितना होता है 1.732, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है, जो √3 होता है उसका मान होता है 1.732 होता है, इतना मान होता है √3 का। तो जब अपान में कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है ना। तो यहाँ से एक अंक की दशमलव हटाएंगे तो एक अंक की दशमलव यहाँ से हटेगी और दशमलव कहाँ पे आ जाएगी। अब जब दोनों स्थानों पे अंक में दशमलव है ना, तो यहाँ से दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगी ना। अब भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, अब इन दोनों को पूरा काट दो। अभी 2 अंकों के बाद दशमलव थी, तो दशमलव किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और इस 4 का उधर मल्टीपल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू ये, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे अभी 100 बच रहा है, ये मत सोचना कि आप यहाँ पे 0 बच रहा है, 0 4 का 0 में गुणा करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 100 बच रहा है क्योंकि एक बार जा रहा है ना, तो ये 100 हो जाएगा, और 4 का 100 में मल्टीपल करवाएंगे तो ये 400 बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, 400 बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव थी, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो 1 अंक की इधर दशमलव हटाई, और 3 अंक वाली इसमें से एक ही अंक की तो दशमलव हटेगी भाई, समझो। यहाँ पे दशमलव थी 1 अंक के बाद, और यहाँ पे दशमलव थी 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे जो दशमलव है वो 1 अंक के बाद है, यहाँ पे दशमलव है 3 अंक के बाद, तब जब यहाँ से 1 अंक की जाएगी तो इसका मतलब है यहाँ से भी 1 अंक आगे दशमलव इस साइड में पीछे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब फिर A4 का जब यहाँ से बढ़ जाएगी तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव बची है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी। अब इस 4 का इधर मल्टीपल हो जाएगा किसमें, 100 में, तो ये बन जाएगा 400। तो A² बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 20 के। अब आपको पता ही होता है A बराबर 20 के आ गया, तो आपको पता होता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू भुजा होता है, तो 3 में और एक भुजा हमने A बराबर निकाल ली है कितनी, 20। A बराबर कितनी निकाल ली है, 20। तो यहाँ पे 3 में गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा कितनी कितनी होगी, 20-20 सेंटीमीटर की होगी। चलो अब देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का जो छेद, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। हमने आपको बताया अर्ध परिमाप निकालना होता है, अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है a + b + c/2, जिसको यस भी बोलते हैं। और यहाँ से यस का मान निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, उसमें देखो क्वेश्चन बनता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी कितनी है, ए है 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और सी मान लो 4 सेंटीमीटर है। इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो इस विषमबाहु, हमने आपको समद्विबाहु का भी करवा दिया, समबाहु का भी करवा दिया, विषमबाहु का भी कर लो। इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ये। तो यहाँ से निकालेंगे तो हम करेंगे यस बराबर हो जाएगा a + b + c/2। इसका मान निकालेंगे तो ये मान निकलेगा हमारा 5 + 6 + c का मान 4/2। 6 4 10 और 5 15। या फिर यहाँ पे वैल्यू ऐसी ले लेते हैं जो सही नंबर आ जाए। तो यहाँ पे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 8 और 4 12, 12 6, ठीक है, 8 और 6 4 10 और 8 18। अब यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो अंक पूर्ण आ जाएगा, मतलब दशमलव में नहीं जाएगा, इसलिए हमने चेंज कर लिया था मान। तो यहाँ पे जो यस बराबर निकलेगा वो निकल आएगा 9। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे विषमबाहु त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा √ यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यहाँ पे मान रख देंगे कैसे, यस का मान हमने निकाल लिया 9, ए का मान कितना है, तो ये तो 9 लिखे रहने दो, 9 के बाद ये बनेगा अंदर यस माइनस ए, यानी 9 से कितना जाएगा, 9 से तुम्हारा ये 8, तो 9 माइनस 8। फिर यस माइनस बी, यस है हमारा कितना 9 में से बी चला जाएगा, बी हमारा कितना है 6, तो 9 माइनस 6। यस माइनस सी, तो यस माइनस सी का मान कितना है 4, 9 माइनस 4। यहाँ से मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 9 बना ही रहेगा, ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 5। ठीक है, ये तो अंदर बचेगा 9 में गुणे 1 में गुणे 3 में गुणे 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, जो 9 है 3 है 5 है। अब इसको, ये तो सारी वैल्यू रूट में है ना, तो 9 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो 9 को डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं और √ में कितना हो जाएगा 5 ×
15, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 3√15, 3√15। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 3√15। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं वो क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं जो सीटेड में बन जाते हैं। समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज के छोड़कर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहता है कि एक साबुन की बट्टी है या मान लो एक बिस्कुट का पाउच है, किसी डिब्बे में रखने पर कितने उस डिब्बे में आ सकते हैं, या कितने एक 20 लीटर का एक कैन है उसमें से कितनी 2.5 लीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सीटेड बनाता है। उन क्वेश्चनों के बारे में आपको देखो, 40 लीटर का कोई आपको ड्रम दे दिया है, कितने लीटर का है? 40 लीटर का, जो है वो 40 लीटर का है। और ये क्या कर देगा, वो कहेगा इसमें से आपको 2 लीटर की, इस पूरे कैन से या पूरे ड्रम से कितनी 2-2 लीटर की बोतलें भरी जा सकती हैं। अब आप खुद सोचो दिमाग से, इस क्वेश्चन में है कुछ, बस दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। एक बोतल की, जो एक बोतल है उसकी क्षमता कितनी है? 2 लीटर। भाई एक बोतल में कितना पानी आएगा? 2 लीटर। पानी टोटल ड्रम में कितना है? 40 लीटर। ड्रम में पानी कितना था? 40 लीटर। बोतलें कितनी भरी जाएंगी? भाई एक बोतल में आता है 2 लीटर, 40 लीटर भरने के लिए आपको कितनी बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी? 20 बोतल की। कितनी की? 20 बोतल की। भाई इतने की तो पड़ेगी ज़रूरत। ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं और हम इन्हीं नॉर्मल क्वेश्चनों को देख के समझ ही नहीं पाते हैं वो क्या पूछ रहा है। ऐसे ही वो क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा, एक व्यक्ति के पास 80 बोतल हैं तथा प्रत्येक में 500 ml पानी आता है और वह इन सभी बोतल को एक ड्रम में डाल देता है। इन सभी बोतल को नहीं, इन सभी बोतल के पानी को एक ड्रम में डाल देता है। पूछता है अब ड्रम में कितना पानी है, कितना पानी है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आप समझो, बोतलें कितनी है? 80, और प्रत्येक बोतल में पानी कितना है? 500 ml। समझने वाली बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ होता नहीं है। फिर हमने आपको वही बात बताया, बोतलें हैं 80 और एक बोतल में पानी आता है 500 ml। अच्छा, ये 500 ml आता है 500 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो ये आधा ही तो लिखा है, कितना लिखा है? आधा। तो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 ml। 500 को भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 ml। तो ऐसे ही, और बोतलें कितनी है? 80, और 80 बोतलों में कितना पानी आता है? आधा लीटर पानी आता है। आधा लीटर आता है तो टोटल और पूरे ड्रम में कितना लीटर पानी आ जाएगा? तो जो 80 बोतलों का आधा करोगे तो 80 का आधा कर दो, यहाँ पे 1/2, तो 80 का आधा कर दोगे कितना लीटर पानी हो जाएगा? 40 लीटर पानी हो जाएगा। 40 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं उन क्वेश्चनों को, सिर्फ लैंग्वेज बेस होता है इनका। तो देखो वो सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, पानी, बोतल और ड्रम वाले। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। बोलता है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 पेटियों। सबसे पहले जो पकड़ने वाली बात होती है क्वेश्चन में, वो ये पकड़ने वाली बात होती है। कितने की बात कर रहा है? 2 पेटियों की। ठीक है, तो जो 2 पेटियां हैं जिनकी आंतरिक माप कितनी? 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। साबुन की एक टिकिया की अधिकतम, साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। वो बोल रहा है किसमें? जो आपको एक गत्ता दिया होगा, इस गत्ते में एक साबुन की टिकिया होगी इस प्रकार से, ऐसे ही समझ लो नॉर्मल। इस प्रकार से साबुन की एक टिकिया होगी, मान लो ये साबुन की
टिकिया होगी और ये बड़ा सा आपका एक गत्ता है। और इस साबुन की टिकिया की आकार क्या है, तो इसका आकार आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर मान लो लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और 20 सेंटीमीटर इसका क्या होगा लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई मान लो 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो तुम्हें गत्ता दिया गया वो ये 56 सेंटीमीटर जो भी इसका हो 56 होगा। फिर इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो 0.4 मीटर और कितनी होगी 0.25 मीटर। इस प्रकार से ये होगा क्या, एक पूरा गत्ता होगा। उस गत्ते में ये कितनी टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। और ये गत्ता एक नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है कितनी जो गत्ता होगा पेटियां कितनी होंगी 2 होंगी। चलो देखो, तो ये बड़े गत्ते का है, तो बड़े गत्ता है 56 इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला है 7 सेंटीमीटर का है इंटू 5 सेंटीमीटर का है, और ये कितना है 2.5। ठीक है, सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं। यहाँ से एक अंक, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था, ये एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, यहाँ का एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो एक बार इसका मीटर का सेंटीमीटर में बदलने पर 100 का गुणा, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे एक बार इसका 100 का गुणा, तो ये 100 से 100 ही कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ये 7 8 56 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 20 पर 100 होते हैं। तो नीचे वाली सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू बची हुई है, ऊपर वाली वैल्यू बची है उनका देखो, 32 में गुणे 20, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। ठीक है, और ये 0, यानी 32 दूना 64 होता है, एक 0 यहाँ पे रख दी। और ये तो एक गत्ते का निकल आया, 2 गत्ते का, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल करा दो, तो कितना हो जाएगा 2 का 0 0, ये 8 बनेगा, 6 दूनी 12, यानी 1280 क्या होंगी 1280 टिक्कियाँ होंगी, या 1280 जो छोटी छोटी से साबुन की टिक्कियाँ होती हैं वो होंगी, जो 2 गत्तों में पैक होंगी। अब यहाँ पे वो कुछ भी वैल्यू रख दें, जैसे यहाँ पे उसने 56 ले लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं 64, यहाँ पे ले लेते हैं हम 8 मीटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.8 मीटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इतना ही बना रहने दो 0.25 सेंटीमीटर। अब सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ वैल्यू हमने चेंज कर दी है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, वैल्यू चेंज कर दी, फिर आपको वही करना है। अच्छा, यहाँ पे हम पेटियाँ चेंज कर दें, हम 2 की जगह 4 कर दें या 3 कर दें, चलो हमने 3 पेटियाँ कर दी। क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ चेंज करना होता है, उसके डिजिट चेंज करना होता है। सिर्फ फिर वही करना है आपको, जो बड़ा है बड़ा बास्क है उसमें किसका भाग देना होता है छोटे का। तो बड़ा तो यही है 64 गुणे कितना 0.8 मीटर गुणे कितना 100 सेंटीमीटर, बटे में कितना है, ये है तुम्हारा 8 में गुणे 20 में गुणे 2.5। अब देखो ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा, ये दशमलव है तो नीचे अंक वाली भी दशमलव कैंसिल, इसको काट दो, इसको यहाँ से काट दो 25 चक्कू 100, ये नीचे जब काटेंगे इसको काट दो 8 8 64, ये ऊपर 8 आ जाएगा, इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा 20 पन 100। आप सबका मल्टीपल करवा दो, ये आ जाएगा 8 का 5 में करेंगे 8 पन 40, 40 में गुणे 8 का 4 में करेंगे 8 चक्कू 32, गुणा करवा लो 128 बनेंगे। यहाँ पे करके देखो 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद ये दशमलव लगा दो। तो एक गत्ते में इतनी आती हैं, कितनी आती हैं 1280। तो ऐसे 3 गत्ते भरने होंगे तो कितने हो जाएंगे 3, ऐसे 4 गत्ते भरने होंगे तो गुणे में 4, ऐसे 10 गत्ते भरने होंगे तो गुणे में 10, ठीक है। तो ये करना होता है बस, और कुछ नहीं होता है। तो 3 हमने लिखा था तो 3 का कर लो, 3 का 0 में 0, 8 तियाँ 24 की 4 हासिल लेगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3840 क्या आएंगी साबुन की टिक्कियाँ आएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते थे, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर बताएंगे क्या, त्रिभुज तो बता ही दिया है, अब चतुर्भुज के बारे में आपको बताएंगे।